नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 15 सितंबर आज इंजीनियर्स डे है। महान इंजीनियर विश्वेश्वरैया मोक्षगुंडम का जन्मदिन है। लेकिन इसके साथ ही 15 सितंबर एक और जन्मदिन के लिए जानी जाती है, खास तौर पे चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग 3 जिलों की। यानी कि इन 3 जिलों का सृजन, इन 3 जिलों का गठन इसी दिन हुआ था, 15 सितंबर 1997। चंपावत राजनीतिक रूप से रसूखदार जिले को मॉडल जिला, आदर्श जिला, विकास में शिखर पर पहुंचने वाला जिला बनाने की कवायद हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है, उसका कहना है कि चंपावत आदर्श जिले में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और पूरी तरह से ये एक रोल मॉडल भी है, ये मॉडल डिस्ट्रिक्ट पूरे उत्तराखंड के लिए। वहीं कांग्रेस इस जिले को लेकर वो आशंकित है। उसका कहना है ये जिला विकास की ओर था, लेकिन 2017 के बाद जब बीजेपी की सरकार आई दूसरी बार 2007 के बाद 2017 में, तो स्थितियाँ बेहतर होने की जगह बदतर हुई है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं, पार्टी लाइन भी है, राजनीतिक दृष्टिकोण भी है, लेकिन जनता के नज़रिए से, एक पत्रकार के नज़रिए से क्या दृष्टि है, इसको जानने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश जोशी सत्तू साहब हैं। उनसे जानते हैं कि चंपावत जिला क्या आदर्श है या बिल्कुल भी आदर्श नहीं है, या स्थिति दोनों के बीच की है, वास्तविक स्थिति क्या है। सतीश जी, आपका बहुत स्वागत है। चंपावत को 28 साल पूरे हो गए, 15 सितंबर 1997 और 15 सितंबर 2025। इन दोनों अंतरालों को, जो 2 अलग अलग ध्रुव हैं, जन्म और जन्म के बाद के 28 साल, कितना बदल गया चंपावत जिला, चंपावत जिले की विकास यात्रा, चंपावत जिले में क्या होना चाहिए था, इन 28 सालों में वो हुआ है, कैसे आप देखते हैं? एक पार्टी कहती है कि पूरी तरह से मॉडल डिस्ट्रिक्ट है और दूसरी पार्टी कहती है बेहतर था, लेकिन बीजेपी के आने के बाद से स्थितियाँ खराब हुई हैं। क्या आपका आकलन है? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब दूँ उससे पहले मैं एक थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ कि 90 का वो दशक था, 1990 का, एकीकृत यूपी होता था। तब मुलायम सिंह और अदर ये सपा की एक सरकार होती थी। तो यहाँ के लोगों में उस दौर पे उत्तराखंड आंदोलन की एक बयार चली। लेकिन चंपावत जिले में एक पहले से ही चंपावत को अलग जिला बनाओ, यूपी के समय की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय में एक ऐसा ज्वार भाटा था कि यहाँ 119 दिन 20 दिन ऐसे करके कर्मिक अनशन हुए, लोगों ने सड़कें जाम करी। और मुझे तो सौभाग्य इसमें प्राप्त हुआ कि मैं उस दौर में बीडीसी मेंबर भी होता था और मैंने चंपावत जिला घोषित होने से 3 या 4 दिन पहले हमारी एक बीडीसी बैठक थी, तो मैंने वहाँ पे एक पथराव का आयोजन करके मैंने बीडीसी नहीं होने दी, इसलिए नहीं होने दी कि चंपावत को जिला बनाओ। इसी आंदोलन के तहत हमारे मोटर स्टेशन पे यहाँ पे कर्मिक अनशन होता था, तो कर्मिक अनशन पे अक्सर हम लोग बैठा करता था, हर दूसरे तीसरे दिन हमारा नंबर आता था। तो तब हम लोग कई बार काव्य गोष्ठी, विचार गोष्ठी अनशन स्थल पर किया करते थे। तो उस समय में एक बड़ा ही हम लोगों का एक लोकप्रिय वो रहता था कि हम मुलायम सिंह को टारगेट करते हुए कहते थे कि हे मुलायम सिंह इतने कठोर मत बनो, हे मुलायम सिंह इतने कठोर मत बनो, पहले उत्तराखंड नहीं चंपावत जिला बनाओ, क्योंकि वो उत्तरांचल की और इस तरह की बातें किया करते थे। तो वो एक दौर था। उसके बाद 15 सितंबर आपने बताया, इतिहास बताया, 1997 में जब यूपी की तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन मायावती ने 3 जिलों के साथ चंपावत जिले का भी ऐलान किया, तो वो एक अविस्मरणीय दिन था। उस समय उस दौर पर ऐसा मोबाइल क्रांति भी बहुत कम थी, लैंडलाइन हुआ करते थे, और ये न्यूज़ उस समय में प्रादेशिक समाचार आया करते थे रेडियो में। तो 7:20 का उसका समय होता है, सवेरे भी और शाम को भी, तो लखनऊ आकाशवाणी से वो आता था। तो जब क्योंकि जो शौकीन थे समाचार सुनने के, वो तो भी लगाते ही थे रेडियो।
अब जैसे ही रेडियो लगाया तो पहली खबर आई कि वहाँ से कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती ने 3 नए जिले बनाने का ऐलान किया। और ये सूचना मेरे को मेरे एक मित्र ने लैंडलाइन के जरिए दी। अरे साहब, रात्रि के 7:20 और उसके बाद जो हुजूम निकला है, जिसको पता चला, देर रात्रि तक जश्न का दौर रहा। ये यात्रा यहीं से शुरू नहीं हुई। पहले डीएम आए नवीन शर्मा जी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बहुत कुछ ऐसा ढांचा नहीं था। पिथौरागढ़ जिले से, मूल जिले से हमको हटा के मतलब चंपावत अलग जिला बनाया गया, तो जो परिसंपत्तियों का बंटवारा भी तरीके से नहीं हुआ। तो जो नए डीएम आए वो इतने विशाल हृदय के थे, इतने ज्ञानी थे कि वो एक छोटी सी खटारा कार उन्होंने पसंद करी जिससे पीछे से शीशा भी नहीं होता था। तब उन्होंने एक विजन दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल में 2020 में चंपावत कैसा होगा, मैं 1997-98 की लगभग की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे दूरदृष्टि उनकी थी कि उन्होंने तभी सोच लिया था कि यार इस चंपावत का जो एक प्राकृतिक रूप से इसका विकास करना है, पर्यटन के रूप से करना है, हिस्टोरिकल रूप से करना है, क्योंकि वो एक लेखक भी थे और यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानते थे। तो उन्होंने एक विजन तैयार किया। आज उसी विजन पे चल रहे हैं। 28 साल, हाँ हमारे यहाँ 28 साल एक अच्छी खासी उम्र होती है, वयस्क हो जाता है आदमी। आर्मी में अगर कोई भर्ती हुआ होता तो अभी तक 8-10 साल की उसकी सर्विस हो जाती है। तो जो मिला है, बहुत कुछ मिला है चंपावत को, मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो एक पत्रकार की दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा। और दूसरा, जो वर्तमान में आपने जैसे बताया कि एक्सीडेंटली जो हमारे सीएम साहब हैं वो चंपावत का नेतृत्व कर रहे हैं विधानसभा को, तो तब से अब ये राजनीतिक मजबूरी होती है या कोई इस तरह का होता है, मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन जो विकास की एक अविरल धारा बह रही है, जो उसमें तेजी आई है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि राज्य का 3रा साइंस सेंटर यहाँ बना है, ऑल वेदर रोड बन रही है, महिला प्रौद्योगिकी, पहला प्रदेश का महिला प्रौद्योगिकी केंद्र यहाँ पर है। तो कई इस तरह की हैं चीज़ें हैं जो एक जिले के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि 28 साल में हम भले ही अभी आदर्श नहीं बन पाए हों, लेकिन जो हमारी एक जंग रही है, यहाँ के लोगों की जो जंग रही है, जिस तरह से लोगों ने लड़ के चंपावत जिला लिया, वैसे ही आज लड़ के संघर्ष करके लोग इस स्थिति में हैं कि वो अपने विकास कार्यों को, विकास योजनाओं को अमली जामा पहना सकें। सतीश जी, आपने बहुत खूबसूरती से चंपावत इतिहास का, चंपावत के बनने से पहले जो संघर्ष हुआ उस दौर को बताया। उत्तर प्रदेश का दौर, प्रादेशिक समाचार जो मुख्य स्रोत होते थे जानकारी के, और वो सरकार जिसका पहाड़ से कोई लेना देना नहीं था, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, कोएलिशन गवर्नमेंट थी, और उसने ये कदम उठाया। तो एक सवाल ये कि तब उत्तराखंड के लिए भी संघर्ष हुआ, उत्तराखंड के निर्माण के लिए भी बहुत शहादतें हुई, चंपावत के लिए भी लंबा संघर्ष हुआ। चंपावत 3 जिलों के साथ बना है, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग के साथ। तो जो संघर्ष जिले के निर्माण के लिए हुआ और जो संघर्ष 28 साल बाद हो रहा है, इन दोनों संघर्षों को आप कैसे देखते हैं? जैसे आपने कहा कि बहुत सारी उपलब्धियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस क्षेत्र के विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने के बाद से मिली है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो नहीं है। ह्यूमन रिसोर्सेज जो ब्यूरोक्रेसी में चाहिए होते हैं, सबसे बड़ा शहर पहाड़ का लोहाघाट है, एसडीएम लंबे समय से नहीं है। ये जिला पर्यटन के लिए बहुत मुफीद माना जा रहा है, पर्यटन मानचित्र में लाने के लिए आदि कैलाश यात्रा से लेके बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं, गोलजी कॉरिडोर से लेके पूर्णागिरी कॉरिडोर, माँ बारही धाम है, पूर्णागिरी धाम है। आध्यात्मिक पर्यटन बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी संभावनाओं वाला है, लेकिन जिला पर्यटन विकास अधिकारी का पद खाली है, पिथौरागढ़ के अधिकारी उसको देख रहे हैं। बहुत सारे इस तरह के पद हैं। जीजीआईसी जो मुख्यालय की है उसमें प्रिंसिपल नहीं है। आईटीआई यहाँ खुले थे, 5 आईटीआई इस वक्त बंद है, बिगारी चौड़ से लेकर बालाकोट, रेगरू, भिंगराड़ा और मैदान का बंदसा का। तो एजुकेशन हो, पर्यटन के को देखने वाली व्यवस्था हो, ब्यूरोक्रेसी को चलाने वाली सिस्टम हो, वो नहीं है। तो ये कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज के बगैर, ब्यूरोक्रेसी को फुलफिल किए बगैर कैसे ये डेवलपमेंट की जो गति है, डेवलपमेंट की जो रफ्तार है, वो सुरक्षित रूप से आगे बढ़ेगी?
देखिए, आपका सवाल बहुत वाजिब है कि ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे यहाँ कम हैं, लेकिन देखिए ये एक पॉलिसी मैटर है। आमतौर पे जो BRS लेने की परंपरा बनाई गई, कर्मचारियों को ज़बरदस्ती छुट्टी पे रिटायरमेंट पे भेजने की एक बात की गई, आप नई पोस्ट आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, उसके बदले में आपको आउटसोर्स ओपनल दूसरे के जरिए आप इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, तो ठीक है, एक तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के लिए तो ये काम चल जाएगा। लेकिन जहाँ आपने बात कही कि अधिकारियों की, भाई हमने तो ऐसा भी देखा कि चंपावत जिला अस्पताल बने हुए कई साल हो गए थे, 5 बहुत ज़्यादा तो 10 डॉक्टर होते थे, आज पता चल रहा है कि 15 डॉक्टर तो PG करने गए हैं। भी इतनी संख्या बढ़ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, ICU खुल गए, दूसरे तीसरे ट्रॉमा सेंटर खुल गए, CC चाइल्ड केयर सेंटर खुल रहा है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हाँ बात रही, जैसे आपने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण होता है चंपावत जैसे जिले के लिए, जहाँ पर्यटन एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा साधन है। ठीक है, मंदिर माला मिशन के तहत यहाँ के कई मंदिरों को आपस में जोड़ने का काम या कॉरिडोर बनाने का, कॉरिडोर का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले ये जरूरी होता कि एक पूर्णकालिक यहाँ पे आप पर्यटन अधिकारी DTO की तैनाती करते। कहीं कहीं दर्शाता है कि बड़े स्तर पे जो द्वितीय क्लास और प्रथम श्रेणी के जो पद होते हैं, इनकी कमी कहीं न कहीं विकास कार्यों में अवरोध पैदा कर रही है, और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, विशेषकर रूलिंग पार्टी। तो कहीं न कहीं ये पॉलिसी मेकरों को, यहाँ के राज्य के निर्माताओं को और इन लोगों को सोचना पड़ेगा। भी ठीक है, बड़ी योजनाएं आप ले आएंगे, करोड़ों की ले आएंगे, उससे कहीं न कहीं ये है कि अंतिम छोर के व्यक्ति को क्या लाभ हो रहा है। भाई आप दुनिया भर की विकास योजनाएं ला रहे हैं, ठीक है, अब उनका पैसा कहाँ जा रहा है? भाई क्या उसमें हमारे यहाँ के लेबर लग रहे हैं? क्या उसकी मॉनिटरिंग हमारे यहाँ के लोग कर रहे हैं? ठीक है, बाहरी कंपनी आके कर रही होंगी, वो धन्ना सेठ बन के चले जाएंगी, कल के दिन झेलना तो यहाँ के लोगों को, उस सड़क में चलना यहाँ के लोगों को है, या उस अस्पताल का यूज यहाँ के लोगों को करना है। तो ये वास्तव में एक विरोधाभास है, और मैं चाहूँगा कि इसको सरकार ने गंभीरता से लेना चाहिए, और ऐसे महत्वपूर्ण पद इनकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। प्रिंसिपल अगर आपके GGIC में नहीं होगा, जिला मुख्यालय का GGIC है और लंबे समय से प्रिंसिपल विहीन है, तो कहीं न कहीं उसका मॉरल जाता है, शिक्षा पे पड़ता है। ठीक है, वहाँ अन्य आपने PTA से शिक्षक रखे होंगे और चीज़ शिक्षिकाएँ तैनात की होंगी, लेकिन भी असली ऊपर से मॉनिटर करने वाला तो है ही नहीं, मॉनिटर ही नहीं है आपका कोई, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं तो कुछ तो मिसयूज होगा। इसको सरकार ने गंभीरता से लेना चाहिए। पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट भी है, और पलायन निवारण को रोकने की कोशिश के रूप में, एक गंभीर कोशिश के रूप में आयोग बना था, आयोग ने रिपोर्ट दी। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र, हम इस ज़िले की बात करें, चंपावत जिले की, मुख्यमंत्री के ज़िले की, गाँव में खेती सिकुड़ रही है, गाँव में लोग रुक नहीं पा रहे हैं, वो मजबूरी में गाँव छोड़ के शहर की ओर आ रहे हैं, या गाँव छोड़ के दूसरे राज्यों की ओर भी जा रहे हैं काम की दृष्टि से। ऐसे में जब खेती पशुपालन, खेती लगातार कम हो रही है, पशुपालन बिना खेती के मुमकिन नहीं है, शहरों में उद्योग नहीं है। एक रोजन फैक्ट्री होती थी जो उत्तर प्रदेश के ज़माने में लगी थी, और उत्तराखंड बनने के बाद वो 2005 के बाद से बंद है, वो समाप्त हो गई है। सिटकुल जिसकी अनेक बार घोषणा हुई कि औद्योगिक इकाई के निर्माण की बात हुई, लेकिन कहीं कुछ हो नहीं सका। तो ऐसे में बिना उद्योग धंधों के रोजगार कैसे आगे बढ़ेगा, युवाओं को काम कैसे मिलेगा, पलायन कैसे रुकेगा, इसको लेकर आपको लगता है कि सरकार गंभीर है, सरकार कुछ काम करते हुए दिख रही है? आज जरूरत है तो सिन्याड़ी में वाइन फैक्ट्री चल रही है, जरूरी नहीं है कि वो वाइन यहाँ के लोग पिए, लेकिन यहाँ का जो फल, जो फ्रूट, जो ये प्रोडक्शन होता है कहीं कहीं जा रहा है, उसका कहीं न कहीं बेनिफिट महिला SSG को मिलेगा, दूसरे जो फल उत्पादक हैं उनको मिलेगा। हाँ ठीक है, आप इस तरह के उद्योग लाइए ना। अभी चीड़ के पिरोज से ब्रिकेट बनाने का चल रहा है भिंगराड़ा में, भी पहले भी प्रयास किए गए थे, लेकिन वो प्रयास सतही तौर पे किए गए थे। आज जमीनी रंग हो रहा है, लोगों को उसका पैसा मिल रहा है, लोग एक पिरोल ला रहे हैं तो 10 रुपये 1 किलो के 10 रुपये मिल रहे हैं उनको, तो भी आकर्षण तो जगेगा ना। तो आप किसी को प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना कुछ उल्टा बनाने से बचने की चीज़ ला रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे कॉन्सेप्ट लाए जाने चाहिए। भी यू कॉस्ट का प्रयास चल रहा है यहाँ पे, मैं पहला महिला प्रौद्योगिकी केंद्र है, हालांकि नाम से तो ऐसा लग रहा है कि कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट होगा, बट
वहाँ पे जो हमारा यहाँ का जो कल्चर है, हमारे जो ऐपन की कला है, जो हमारे सगुन गाने की है, हमारे जो सिलाई कढ़ाई का है, इन पे महिलाओं को ट्रेंड करके उनको कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ प्रेरित किया जा रहा है। तो ये सारे प्रयास छोटे नहीं। जैसे मैंने पहले कहा कि 28 साल की अवधि, हाँ ठीक 1997 के जैसा आज नहीं होगा, जाहिर सी बात है, वो किसी और जिले में भी नहीं होगा। लेकिन जैसे आपने उदाहरण दिया, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर भी हमारे साथ चंपावत के साथ बने हैं, तो क्या वहाँ इस तरह का है? नहीं, कुछ न कुछ इससे बेनिफिट तो मिला है। हाँ, सभी लोग अगर सम्मिलित कलेक्टिव प्रयास करें तो 28 साल का जो उपलब्धियाँ हैं ये बहुत बड़ी हैं और इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन को लेकर लगातार आवाज़ें उठती रही हैं, मांगे भी हुई और उसको लेकर सर्वे और बजट सैंक्शन की भी बात हुई। बहरहाल पहाड़ में अभी रेल नहीं है, आवाजाही का अकेला साधन सड़क है। और ये सड़क, जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं, टनकपुर से पिथौरागढ़ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, कुछ सालों पहले ये ऑल वेदर बना। और ऑल वेदर नाम है कि हर मौसम में चलेगा, लेकिन ये सड़क पिछले कई सालों से, कम 3 सालों से ये सड़क लगातार बरसातों में यात्रियों को, आवाजाही को दगा देती रही है, आवाजाही बाधित रही है। इस बार भी वो सिलसिला आगे बढ़ा। 29 अगस्त से 6 सितंबर तक पूरे 9 दिन बंद रही, 10वें दिन शाम को खुली और अभी भी 16 टन से अधिक के वाहन आवाजाही उसकी नहीं हो रही है। ऐसे में जो 2 जिले और दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी आवाजाही सुचारू हो सामान्य समय में भी और ख़ास तौर पे बरसात में भी, उसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कितने सही दिशा में हैं, कितने केवल ये कहे कि आपदा है, आपदा तो आएगी ही। और सामान्य रूप से लोग कहते हैं कि आपदा आनी ही है तो आपदा से पहले बचाव की तमाम तैयारियों की जो बातें होती हैं, तैयारियों का जो दावा होता है, उसका मतलब क्या है? आपदा को मिनिमाइज बेशक किया जाता है, लेकिन हर बार की सड़क में डेंजर पॉइंट होंगे। भाई तो सड़क बनाते समय, जैसे कांग्रेस ने कहा कि सड़क बनाते समय ये क्यों नहीं सोचा गया, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये ऑल वेदर, ऑल टाइम मूवमेंट के लिए बनने वाली रोड बने, कैसे होगा? हाँ देखिए, ये तो वास्तव में एक आपने ऐसा सवाल उठाया है। 2 जिलों की लाइफलाइन है। जब शुरुआत में इस जो ग्रीफ इस सड़क को देखती थी, उसके बजट में और आज के बजट में तो शुरुआती ये कहा गया कि यार ये 4 धाम की तरह इसको भी ऑल वेदर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो 1,500 करोड़ रुपए इसका प्रपोजल था, बजट था साहब। वो बजट इससे पहले कि ज़मीन पे उतरता 56 जगह इनके डेंजर जोन विकसित हो गए। जितना सड़क में अब तक नहीं लगा उतना उन डेंजर जोनों की मेंटेनेंस में लग गया, उनका ट्रीटमेंट में लग गया। तो ये कहीं न कहीं मैं तो प्रशासन की खामी ही मानूंगा। भाई एक पॉइंट आपको, एक स्थल सांला है, सपोज करिए संतोला है या सुखी डांग है, अगर वो स्थल आपको इतना परेशान कर रहा है कि 2 जिलों की लाइफलाइन डिस्टर्ब हो रही है, और आपके इंजीनियर क्या कर रहे हैं, भाई आपके अन्य लोग क्या कर रहे हैं, क्यों वहाँ बार बार पैसा दिया जा रहा है? भाई आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। 3 साल हो गए, ठीक हो गया, सांला में आप नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं तो एक वैकल्पिक मार्ग बना दो। तो ये तो पॉलिसी मेकरों को भी, किसी के लिए क्यों दुधारू बने भाई, वो है इतना पैसा आपने खाली सांला की पहाड़ी के ट्रीटमेंट में लगा दिया। मतलब इन लोगों की रिकवरी नहीं होनी चाहिए। वो जो अधिकारी 130 मीटर की पहाड़ी को कटवा दिया, कितना उसमें मैन पावर लगा हो, कितना मनी पावर लगी होगी। भी कहीं कहीं फेलियर है ना आपका। आपके पास टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, आपका रुड़की इंजीनियरिंग है, तो आपका दूसरा प्राइवेट है, ग्लोबल आजकल एडवाइजर आप ले सकते हैं। अगर आप कुछ और जिले बस मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा सर, क्योंकि मैं खाली तुकबंदी कि 28 साल का हो गया है चंपावत जिला, अब तक जो भी मिला इसे बहुत कुछ मिला। 28 साल का हो गया है चंपावत जिला, अब तक जो भी मिला इसे बहुत कुछ मिला। साइंस सेंटर, महिला प्रौद्योगिकी केंद्र हो या ऑल वेदर रोड, विकास का चल रहा है सिलसिला। 28 साल का हो गया है चंपावत जिला। गरीबों के चेहरे पे है मुस्कान, अंतिम छोर में रहने वालों का भी है मन खिला। 28 साल का हो गया है चंपावत जिला। आशा है लगातार उन्नति करे चंपावत और सीएम की कल्पनाओं का आदर्श बने जिला। 28 साल का हो गया है चंपावत जिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सतीश जी। आपने जो आखिरी जो पंक्तियाँ कही, उम्मीद जगाती हैं कि चंपावत जो कभी चंद राजवंश
की राजधानी रही चंद्र राजवंशी की करीब 863 साल तक, और मौजूदा सत्ता की भी धुरी है। पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने की कवायद भी बीते 3 सालों से चल रही है। कुछ उस दिशा में काम भी हो रहा है। साइंस सेंटर जिसका आपने जिक्र किया, ISBT जो टनकपुर में निर्माणाधीन है, वुमेन स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट क्षेत्र में बन रहा है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं धरातल पर या तो सैंक्शन है या वो क्रियान्वित होने की दिशा में है, लेकिन बहुत सारे काम भी होने हैं। ISBT बहुत अच्छी योजना कही जा सकती है, अगर उससे रोडवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती मिले। लेकिन बसों की जो कमी है, पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन का अकेला साधन है, लेकिन कम बस लोगों की तकलीफ को भी बढ़ाती है। स्कूल बढ़ रहे हैं तो गुणवत्ता भी बढ़नी चाहिए, पढ़ने के विषय भी बढ़ने चाहिए। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, आज 15 सितंबर को, इस जिले के 3 डिग्री कॉलेजों में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। मैदान का टनकपुर हो, या सबसे पुराना डिग्री कॉलेज लोहाघाट का हो, या चंपावत जिले का इकलौता आदर्श महाविद्यालय देवीधुरा का हो। तो ये जो स्थितियां हैं, ये कई तरह के खटके, कई तरह के खतरे, कई तरह के सवाल भी खड़े करते हैं। सवालों को सुने और सवालों के जवाब दिए बगैर कैसे कार्रवाई होगी, कैसे उनका समाधान होगा, कैसे उन दिक्कतों को दूर किया जाएगा, ये सोचना होगा। उन बातों को, उन आवाज़ों को भी सुना जाना चाहिए जो व्यवस्था को बेहतर करने के लिए प्रश्न खड़ा करती है। उन प्रश्नों के जवाब और उन समस्याओं के समाधान से मॉडल डिस्ट्रिक्ट मॉडल बन सकेगा। लोगों की जो उम्मीद है कि ये ज़िला प्रदेश की धुरी बने, प्रदेश में एक विकास की नई लकीर खींचे, विकास के शिखर पर पहुँचे, उसके लिए जनता की भी कुछ जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी से पीछे ना रहे, ये सुनिश्चित करना होगा।